Hello students, I welcome you all into the online classes of Growth Hub. This is class 10th and chapter number 2 आज से हम शुरू करेंगे. चैप्टर नंबर 2 जो आपका है वो क्या है, बैंकिंग है. इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स था वो ऑलरेडी खत्म कर लिया है. एंड आई होप सारे बच्चों ने उसके क्वेश्चंस अपने आप से सॉल्व किए होंगे और उनको कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में नहीं आई होगी अगर उन्होंने सारे पार्ट्स को अच्छे से देखा होगा. ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट नंबर 1 कर रहे हैं इसका, बैंकिंग का, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिक्स में आईसीएसई बोर्ड के अंदर. अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसका वेटेज कितना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो बैंकिंग हमारा चैप्टर है इसका वेटेज कितने का है. ठीक है, तो आप देखो बेटा दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं मोस्टली. ठीक है, पहला जो आपका क्वेश्चन होगा वो आपका बनेगा एमसीक्यू के अंदर. ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आपका बनेगा वो किसमें बनेगा, एमसीक्यू के अंदर. आप जानते हो कि एमसीक्यू जो आपके आते हैं वो 1 मार्क्स ईच का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है एमसीक्यू के अंदर. तो 1 नंबर यहाँ से बन जाएगा और एक और क्वेश्चन आपका बाद में बनेगा जो 3 मार्क्स का होगा या फिर आपका जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा. ठीक है, तो अगर देखें टोटल वेटेज इसका जो है वो 5 मार्क्स है या तो फिर 4 मार्क्स है. ठीक है, तो लेकिन उसके लिए हमको सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ना है. क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ना है और उसी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी की सारी चीजें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो आप लोगों ने 7th 8th क्लास में पढ़ रखी होगी, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, तो एक तरीके से जो आज चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग का, ठीक है, जिसका एक्चुअल नाम है आपका क्यूमुलेटिव बैंक अकाउंट या फिर रिकरिंग बैंक अकाउंट. ठीक है, या डिपॉजिट बोलते हैं उसको. ठीक है, तो ये किस पर काम करता है, ये आपका काम करता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर. अब सिंपल इंटरेस्ट आप याद करो, क्लास 7 में जब आपने पढ़ा था, क्लास 8 में जब आपने पढ़ा था, तो किस तरीके से पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट जो था वो क्या था, वो था P इंटू R इंटू T अपॉन 100. ठीक है, क्या पढ़ा था आपने, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जहाँ पे P बेटा क्या था, P था आपका वो पैसा जिसको हम लोग प्रिंसिपल बोलते थे. ठीक है, वो पैसा जिसको हम क्या बोलते थे, प्रिंसिपल बोलते थे, जो हम जमा करते थे. रेट क्या होता था, वो रेट जिस रेट पर हमको इंटरेस्ट मिलने वाला होता था. और टाइम क्या होता था, वो टाइम होता था, लेकिन यहाँ पे टाइम किसमें होता था, ईयर्स में होता था. किसमें होता था, ईयर्स में. बट आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये टाइम जो होगा वो ईयर्स में नहीं होगा, वो टाइम हमारा किसमें होगा, मंथ्स में होगा. और इस तरह से चीजें हमारी चलने वाली हैं. इसीलिए मैंने आपको पहले एसआई का याद दिलाई. क्यों, क्योंकि शायद हो सकता है 9th में आपने एसआई नहीं पढ़ा तो दिमाग से क्या हो गया होगा, गायब हो गया होगा. वो अलग बात है कि आपने क्लास 9th में भी कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ा है जहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का भी काफी रोल होता है. ठीक है, चलिए, तो हमारी जो आज की क्लास होगी, जो हमारे आज के कॉन्सेप्ट्स होंगे वो बेसिकली किस पर बेस्ड होंगे बेटा, वो हमारे बेस पर बेस्ड होंगे एक तरह के बैंक अकाउंट के लिए जिसमें हम लोग हर महीने पैसा जमा करते हैं और फिर हमको वहां से एक पैसा मिलता है 1 साल के बाद या 2 साल के बाद, जिस तरह से हमने पॉलिसी ले रखी होती है. ठीक है, तो जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे आज वो बेटा किस पर बेस्ड है, वो पूरी तरीके से आपका सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड चैप्टर है. इसको कुछ और ना समझें. ठीक है, कोई बच्चे सोचते हैं कि बैंकिंग चैप्टर का नाम है, क्या नाम है चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम है बेटा बैंकिंग, तो उनको लगने लगता है कि बहुत ज्यादा बैंक की रिलेटेड चीजें हम पढ़ने वाले हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का ही एक एक्सटेंडेड फॉर्म पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आई डोंट थिंक किसी बच्चे को यहाँ से कोई प्रॉब्लम होने वाली है कहीं से भी, और वो इजीली क्या कर सकता है, चीजों को समझ सकता है. ठीक है, तो पहली बात तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक्स पेन्स लेके बैठ जाइए और कीप ऑन राइटिंग द थिंग्स जो मैं आपको बार बार क्या कर रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, तो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन टुडेस लेक्चर, टुडेस क्लास, जो कि किस पर बेस्ड होने वाली है बेटा, बैंकिंग पर बेस्ड होने वाली है. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. अब देखो सबसे पहले बेटा हम पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर बैंकिंग है तो हमको पता होना चाहिए कि बैंक के अंदर हम लोग किस किस तरह के अकाउंट खुलवाते हैं या किस किस तरह के डिपॉजिट्स करते हैं. ठीक है, तो आपने सुन रखा होगा, बोल रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स जो होते हैं वो क्या है, डिफरेंट स्कीम्स के अंदर आते हैं और वो 4 टाइप के बेसिकली यहाँ पे लिखे हुए हैं. और आपने इन चारों के बारे में तो नहीं, लेकिन किन्हीं 2 या 3 के बारे में तो ऑलरेडी कभी ना कभी सुन रखा होगा. तो इसमें से पहला आप देखो क्या लिखा हुआ, सेविंग्स बैंक अकाउंट. सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है बेटा, वो अकाउंट जो हमारे घरों में सबका ही होता है, जहां पे हम यूजुअली क्या करते हैं, सेविंग्स का पैसा डालते हैं
और हमको जब जरूरत पड़ती है तो उससे हम लोग विड्रॉ भी कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द डेबिट कार्ड, या फिर बैंक की ब्रांच में विजिट करके भी ऐसा कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा, सबसे पहला जो हर एक पर्सन के पास ये अकाउंट होता है। बहुत सारे लोगों का जो सैलरी होता है वो भी इसी में क्या आता है, क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये जो सेविंग का अकाउंट है एक सिंपल सा अकाउंट होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, हम लोग जब चाहें उससे पैसा निकाल भी सकते हैं, ठीक है। इसमें जो रेट देती है गवर्नमेंट या बैंक देती है, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, क्योंकि ये सेविंग है, इससे इतना ज़्यादा सेविंग में पैसा लोग रखते नहीं है, इसीलिए जो बैंक है इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा क्या करती है, कम रखती है, ठीक। दूसरा आपका आ गया करंट बैंक अकाउंट, ठीक है। तो जो करंट बैंक अकाउंट है बेटा, ये एक तरीके से सेविंग अकाउंट जैसा ही होता है, बट इसमें आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। सेविंग्स बैंक अकाउंट के अंदर क्या है कि एक सर्टेन रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इतने ही ट्रांजैक्शन कर सकते हो, क्योंकि वो तो सेविंग के पर्पज से बनाया गया है ना। दिन भर में ट्रांजैक्शन करते रहोगे आप तो सेविंग में कोई लॉजिक नहीं होगा, इसीलिए सेविंग से आगे बढ़ के आया करंट बैंक अकाउंट। करंट बैंक अकाउंट के अंदर बेटा क्या होता है कि जो लिमिट होती है पैसे रखने की वो भी ज्यादा हो जाती है। दूसरी चीज इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो आप बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो करंट बैंक अकाउंट है सिर्फ इनको दिया जाता है, ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनकी बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, फर्म्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जहां पे हर दिन के हजारों ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं। इसीलिए ये जो आपका करंट अकाउंट बैंक अकाउंट है वो सेविंग बैंक अकाउंट से थोड़ा सा क्या है, अलग है, ठीक है काफी सिमिलर सा ही, लेकिन अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लिमिट ज्यादा है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन भी ज्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आओ यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट एफडी के नाम से आपने बहुत बार सुना होगा कि लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं एफडी करवा लो, ठीक है, क्या कहते हैं 5 लाख की एफडी करा लो 4 साल के लिए, तो आपको एक लमसम अमाउंट बाद में मिल जाएगा, ठीक है। तो नाम में ही जैसे लिखा हुआ है एफडी मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट, मतलब यहाँ पे बेटा क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट हम लोग, एक फिक्स्ड अमाउंट जो है हम लोग is deposited in the bank, ठीक है। एक फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या करते हैं, एक फिक्स्ड अमाउंट हम लोग बैंक में करते हैं, जमा कर देते हैं, ठीक है। और उस फिक्स्ड अमाउंट को एक सर्टेन टाइम के लिए जमा करते हैं, एक सर्टेन टाइम के लिए, ठीक है, एक सर्टेन फॉर सर्टेन टाइम, ठीक है, फॉर सर्टेन टाइम हम लोग ये अमाउंट क्या करते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं, लेकिन उससे हम लोग बीच में पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा मैं 5 लाख की एक एफडी करूंगा, ठीक है, 5 साल के लिए सपोज, ठीक है, मतलब 5 लाख रुपए मैंने बैंक को दे दिए और मैंने कहा 5 साल तक आप इसको अपने पास रखो, इस पे जो भी इंटरेस्ट बने 5 साल के बाद हमको विद प्रिंसिपल वापस लौटा देना। इसका मतलब ये एफडी का मेन यूज क्या होता है, इस एफडी का मेन यूज होता है कि गवर्नमेंट को भी क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है उसको यूज करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, क्योंकि बैंक क्या करती है, बैंक भी लोगों को क्या देती है, लोन देती है, ठीक है। तो बैंक अपने पास से पैसा तो लाएगी नहीं, वो वही पैसा होता है जो हम लोगों ने क्या किया होता है, लिया होता है किसी दूसरे से, अपने अंदर डिपॉजिट किया होता है, और उसके बाद वही हम लोग बैंक क्या करती है, दूसरों को देती है ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। तो हो गया आपका ये एफडी जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, ठीक है। इसमें जो चीज ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आप इसमें से बीच में पैसा निकाल नहीं सकते। अगर आप अपना बीच में पैसा निकालोगे तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, वो कोलेटरल की तरह आपको वही पैसा उतना ही वापस कर दिया जाएगा, कोई इंटरेस्ट नहीं देगी गवर्नमेंट या बैंक आपको इस पैसे के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस फोर्थ जो कि हमारा आज का क्या है टॉपिक है, रिक्रूटिंग लिखा है, इसको रिकरिंग बोलते हैं। इट इज नॉट रिक्रूटिंग, ये जो आपका है दिस इज रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। क्या है आपका रिकरिंग डिपॉजिट है, ठीक है, रिक्रूटिंग नहीं, क्या है आपका रिकरिंग डिपॉजिट है। अब बेटा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, ऐसा अकाउंट जिसके अंदर हम लोग हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डालते हैं। एफडी में क्या था, एफडी में एक बार पैसा डाल दिया और भूल गए उसको,
5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितना भी टाइम हमने अलॉट किया है उस चीज़ के लिए, उसको हम क्या कर जाएंगे, भूल जाएंगे और देखेंगे कि कब ये पूरा होगा और वहाँ से पैसा हम लोग क्या कर लेंगे, ले लेंगे। ठीक है, लेकिन रिकरिंग में थोड़ा सा अलग सिनेरियो होता है। सपोज आपने क्या किया, आपने कहा कि हम 2 इयर्स के लिए हम रिकरिंग अकाउंट जो है अपना खोलना चाहते हैं। तो 2 इयर्स में बेटा कितने मंथ्स होते हैं, 2 × 12 मतलब कि 24 मंथ्स होते हैं। कितने होते हैं, 24 मंथ्स होते हैं। तो ये 24 मंथ्स तक क्या होगा, हर महीने आप कुछ ना कुछ जो पैसा है वो जमा करोगे अपने अकाउंट के अंदर और फिर उस पे करते जब 24 महीने हो जाएंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, तब आपको मिल जाएगा पैसा जितना आपने 24 महीने में जमा किया है, साथ ही साथ एक सर्टेन अमाउंट आपको इंटरेस्ट का मिल जाएगा और दोनों कंबाइन करके आपको 2 साल के बाद भुगतान कर दिया जाएगा, जिसको हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। तो बेटा ये मैच्योरिटी वैल्यू क्या होती है, ये वो वैल्यू होती है जो कि हमको इसके कंप्लीट होने के बाद हमको मिलती है। ठीक है, तो आई होप ये चारों टाइप के बैंक अकाउंट आप समझ चुके होंगे। हमको पढ़ना कौन सा है, हमको पढ़ना है चौथा नंबर वाला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, इसमें रिकरिंग वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ही क्लियर है कि हर महीने आपको एक सर्टेन अमाउंट यहाँ पर क्या करना पड़ता है, जमा करना पड़ता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगली स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, तो फिर से हमारे पास आ गया मेन हेडिंग के साथ क्या, रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, इसमें ये अलग से इसलिए लिखा गया क्योंकि हम लोग उन चारों में से सिर्फ एक पढ़ने वाले हैं और वो कौन सा है, वो है हमारा यही रिकरिंग और क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, अब आप देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या होता है, मनी जो है, मनी इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ। ठीक है, मनी इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ, हर महीने जो है वो पैसा जमा किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है, इंटरेस्ट विल बी गिवन, इंटरेस्ट विल बी गिवन on the basis of simple interest। ठीक है, क्या होता है, पहली बात तो हर महीने पैसा आपका जमा होता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है, आपका जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो किसके हिसाब से मिलेगा, वो आपको मिलेगा सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, उसका अगला आपका ये है कि फाइनल जो अमाउंट मिलता है आपको, फाइनल अमाउंट जो आपको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, इट इज कॉल्ड मैच्योरिटी वैल्यू। ठीक है, जिसको हम लोग एमवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हर महीने जो पैसा जमा करेंगे उसको हम लोग प्रिंसिपल बोलेंगे। ठीक है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरी चीज जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, तीसरी चीज जो फाइनल अमाउंट हमको मिलता है उसको हम लोग मैच्योरिटी वैल्यू बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, एमवी से डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे फॉर्मूला भी आएगा, एमवी इज इक्वल्स टू क्या होगा, एमवी इज इक्वल्स टू होता है पी इंटू एन प्लस आई। क्या होता है, पी इंटू एन प्लस आई होता है। मैं अभी से आपको फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा बताता जा रहा हूँ ताकि जब आगे मैं फिर से इसमें डिटेल में बात करूंगा तो आपको ये नया ना लगे। अभी आप खुद सोचो, एमवी क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू है, पी क्या है, प्रिंसिपल, वो पैसा जो हम लोग हर महीने क्या कर रहे हैं, बैंक में जमा कर रहे हैं, एन क्या है, वो टाइम है, बड़ी टाइम किसमें होगा, इन मंथ्स होगा, मंथ में होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको चीज क्लियर करी थी कि रिकरिंग बैंक अकाउंट के अंदर या रिकरिंग बैंक डिपॉजिट्स के अंदर क्या होता है, हम जो पैसा जमा कर रहे होते हैं वो हर महीने जमा कर रहे होते हैं, इसीलिए इसके टाइम को हमेशा हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हमेशा इसको कन्वर्ट कर देते हैं मंथ के अंदर, और इसीलिए मंथ को हम लोग एन से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। आई क्या है बेटा, आई वो सिंपल इंटरेस्ट है, आई वो सिंपल इंटरेस्ट है विच बैंक गिव्स। ठीक है,
IO सिंपल इंटरेस्ट है जो बैंक क्या देता है, हमको देता है, ठीक है। तो इन सिंपल वर्ड्स MV इक्वल्स टू क्या हो गया, P इंटू एंड, हर महीने जो पैसा जमा कर रहे हैं प्रिंसिपल की तरह उसको कितने महीने जमा किया उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ ही में इस पर जो इंटरेस्ट देगी गवर्नमेंट वो इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, और अल्टीमेटली MV वो अमाउंट है जो हमको एट द एंड ऑफ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक सो कि अब कोई प्रॉब्लम आपको हो रही होगी ये समझने में कि रिकरिंग अकाउंट हमारा या फिर रिकरिंग बैंक डिपॉजिट हमारा क्या होता है, ठीक है। समझ गए होंगे सब लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास आ रहा है, ठीक है, जो कि हमारा पास है कैलकुलेशन ऑफ, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन रिकरिंग डिपॉजिट। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट इन रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो आप देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप ये मान के चलो, ठीक है, कि हमने क्या किया, a certain amount of money is deposited every month, ठीक है। a certain amount of money is deposited every month, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होता है, हमको पता है कि इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट निकलेगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ये चीज होती है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पैसा जो है वो हर महीने डिपॉजिट होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिख देते हैं बेटा, P इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू R और अपॉन में 100 और यहाँ पे 12। अब ये आया कैसे, ये आप समझ लो पहले, सबसे पहले, ठीक है। आया ऐसे, वो P क्या हो गया, वो पैसा या वो प्रिंसिपल जो हम लोग हर महीने डिपॉजिट करते हैं। तो क्या बोला, मनी विच इज डिपॉजिटेड एवरी मंथ, ठीक है। प्रिंसिपल वो पैसा है जो हम लोग हर महीने क्या करते हैं, जमा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा n क्या हो गया, n हो गया है टाइम, वो भी किसमें, मंथ्स में, टाइम जो भी किसमें है, मंथ्स में, ठीक है। उसके बाद जो आपका r है वो क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है पर मंथ नहीं, सॉरी, यहाँ पे ये जो रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पर एनम या पर साल जो आपको मिलने वाला है वो होता है। इसी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होता है। अब देखो फॉर्मूला का PRT अपॉन 100, तो ये P हो गया, ये R हो गया, T में क्या आ गया, n इंटू n प्लस 1 आ गया, क्यों, क्योंकि हर महीने अब पैसा जमा हो रहा है, साल में जमा नहीं हो रहा है। उसके बाद 100 यहाँ पे था, यहाँ पे भी 100 आ गया, ठीक है। ये 2 यहाँ पे क्यों आ गया, 2 इसलिए आ गया यहाँ पे क्योंकि जो टाइम को हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया है उसका जो एक्सपेंशन होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, इसलिए यहाँ से 2 यहाँ पे आ गया। उसके बाद ये 12 क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे जो रेट दिया हुआ था वो तो पर एनम दिया है, बट हमको क्या चाहिए, पर मंथ के हिसाब से चाहिए। तो आप जानते हो कि हर महीने हर साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो अगर ईयर को आप मंथ में चेंज करना चाहोगे तो 12 से क्या करोगे, यहाँ पे डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है किसमें दिया हुआ है, टाइम तो दिया हुआ है मंथ में, बट रेट कैसा है, रेट तो हमारा ईयरली दिया है ना, इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा उसमें दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये फॉर्मूला तो किताबों में दिया रहता है, ये आप चाहो तो एज इट इज यूज करो, बट मेरा रिकमेंडेशन क्या है, अल्टीमेटली हमको क्या करना है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, अल्टीमेटली हमको क्या करना है, हमको क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेना है, और ऐसा रहे कि फॉर्मूला हमको हमेशा क्या रहे, दिमाग में याद रहे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस तरह लिखने से अच्छा है उसको ऐसे याद कर लो, P इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2400 खत्म, ठीक है।
इस तरह से आप इसको याद कर लोगे तो क्या होगा, आपको PRT/100 के फॉर्म में ये याद रहेगा। क्यों ऐसे उल्टा P इंटू n n प्लस 1 इंटू R/100 इंटू 2 इंटू 12, तो हो सकता है कई बार एक भी जो नंबर है हमारे दिमाग से क्या हो गया, मिस हो गया। अगर ऐसा हो गया तो क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। तो हमारा रिकमेंडेशन आपके लिए क्या है कि आप इंटरेस्ट के फॉर्मूले को इस तरह से याद करें। कैसे याद करें, I इज इक्वल्स टू P इंटू n प्लस 1 इंटू R/2400। इससे क्या रहेगा, आपको फॉर्मूला याद रखने में क्या रहेगी, इजी पड़ेगा। और यही फॉर्मूला जो है, एक ये फॉर्मूला, एक जो मैंने पहले बताया MV का फॉर्मूला, यही फॉर्मूले के यूज से आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक और चीज बताई कि इस चैप्टर का वेटेज जो है वो सिर्फ 5 नंबर का है। अगर 5 मार्क्स का है तो आपको उसको इतना ज्यादा समय देने की जरूरत भी नहीं है। 2-3 क्लास के अंदर मैं इसको पूरा खत्म कर दूंगा। आपका रोल क्या है, आप जितने क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पिछले 4-5 साल के सॉल्व कर लेंगे। आपका ये जो चैप्टर है वो हमेशा के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें इतना कुछ जो है इन्वॉल्व नहीं है, ना ही इतना कुछ ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, समझ गए। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे I इज इक्वल्स टू P इंटू n प्लस 1 इंटू R/2400, और यहाँ से आपका जो इंटरेस्ट है वो तुरंत निकल के बाहर आ जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब ये अगली स्लाइड है टू फाइंड इक्विवेलेंट प्रिंसिपल फॉर 1 मंथ फॉर द होल डिपॉजिट। अब ये एक तरीके से बताना चाह रहा है आपको कि किस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट प्रिंसिपल निकालते हैं। इसका मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये जो मैं यहाँ पे बताऊंगा इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई रोल नहीं है, इसका कहीं यूज भी नहीं होगा क्वेश्चन को करने के लिए, बट समझदारी के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट, ये आपको मैं एक बार समझा दूंगा तो आपके दिमाग में रिकरिंग डिपॉजिट जो कॉन्सेप्ट है, कैसा है, क्यों है, वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको एक हम लोग सिंपल एग्जांपल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ वर्ड आ रहा है इक्विवेलेंट, तो इसी इक्विवेलेंट प्रिंसिपल को हम लोग क्या करेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग होती है PRINCIPAL। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे कि इक्विवेलेंट प्रिंसिपल कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब एग्जांपल लेता हूं मैं लेता हूं कि अ मैन डिपॉजिट्स ₹300 every month. A man deposits ₹300 every month for 1 year. For 1 year. तो आपको बताना है फाइंड इक्विवेलेंट प्रिंसिपल। ठीक है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं कि ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी रोल नहीं होगा, कहीं से कोई हेल्प नहीं करेगा। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए किसकी, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है, देखिए अब कहा गया कि एक आदमी है जो हर महीने 300 रुपए जमा करता है। ठीक, कितने जमा करता है, 300 रुपए जमा करता है 1 साल तक। 1 साल तक तो आपके मन में तुरंत आया कि अगर 1 ईयर की बात की जा रही है तो 1 ईयर इक्वल्स टू बेटा कितना होता है, 12 मंथ्स होता है। क्या होता है, 1 ईयर इक्वल्स टू क्या होता है, 12 मंथ्स होता है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब वो आदमी पहली बार बैंक में गया उसने कहा कि 300 रुपए हमसे ले लो। ठीक है, उसने क्या कहा, 300 रुपए हमसे ले लो, क्योंकि 1 साल तक का टेन्योर है। तो आप बेटा मुझे खुद बताओ कि जो पहली बार वो आदमी गया था 300 रुपए लेकर के, वो बैंक में कितने दिन रहेंगे, पूरे के पूरे 12 महीने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। आप खुद सोचो, आपको रिकरिंग डिपॉजिट करना है, कब तक करना है, 1 साल तक करना है। 1 साल मतलब 12 महीने तक करना है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आप 300 रुपए लेके गए हो वहां पर, ठीक है, क्या लेके गए, 300 रुपए लेके गए उसके पास, तो क्या होगा, वो पूरे के पूरे 300 रुपए 12 महीने तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे। पहली बार वो 300 दिए, हाँ आपने कहा हाँ सर बिल्कुल समझ गए, इसका मतलब वो 300 रुपए 12 महीने तक रहने वाले हैं बैंक अकाउंट के अंदर। आपने कहा ठीक बात सर। अब आपने कहा ये पहले महीने की बात है, फर्स्ट मंथ में जब आप गए थे, जब आप फर्स्ट मंथ में गए थे 300 रुपए लेकर के, तो आपने 300 रुपए दिए और ये कब तक रहे, 12 मंथ तक रहे।
12 मंथ तक ये कहाँ रहेंगे, बैंक के अंदर रहेंगे। उसके बाद आप गए सेकेंड मंथ में, कहाँ गए, सेकेंड मंथ में गए और आपने 300 रुपये फिर से दे दिए, क्योंकि रिकरिंग डिपॉजिट का कॉन्सेप्ट ही कितना है, क्या है, हर महीने सेम अमाउंट आपको बैंक को देना है। बट आप खुद सोचो, क्योंकि पॉलिसी आपकी 12 महीने की है, तो दूसरे महीने जब आप जाओगे तो जो पैसा आप वहां जमा करोगे वो 300 रुपये कितने महीने तक बैंक में रहेगा, 11 महीने रहेगा, 11 मंथ्स रहेगा। कितना रहेगा, 11 मंथ्स रहेगा। आपने कहा हाँ सर, बात समझ में तो आ रही है, ठीक है। उसके बाद आप तीसरे महीने में गए, आप थर्ड मंथ में वहां पे गए, ठीक है। अब जो आप 300 रुपये लेके जाओगे वो बेटा कितने महीने रहेंगे, 10 महीने रहेंगे, 10 मंथ्स जो है वो रहेंगे बैंक के अंदर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को भाई, पहले महीने जब गए पहली बार पॉलिसी लेने के लिए 12 महीने वाली, तो जो 300 रुपये आपने दिया वो पूरे 12 के 12 महीने रहेगा ना वहाँ पे, इसलिए पहले महीने का 300 रुपये है वो 12 महीने रहेगा, अगले 300 जो है वो 11 महीने रहेगा, उसके अगला 300 कितने दिन रहेगा, 10 महीने रहेगा। सिमिलरली जब आप फोर्थ मंथ में जाओगे, उसके बाद फोर्थ मंथ में जाओगे, ठीक है, तो जो आप पैसा दोगे 300 रुपये वो क्या रहेगा, 9 मंथ्स तक रहेगा बैंक के अंदर। फिर जब आप फिफ्थ मंथ में जाओगे, ठीक है, वो पैसा 300 ही है, अब तक रहेगा 8 महीने तक रहेगा बैंक के अंदर, ठीक है। उसके बाद छठे महीने जाओगे, ठीक है, तो 300 रुपये आप दोगे वो 7 महीने तक रहेगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं मेरी बात। उसके बाद आप सेवेंथ मंथ में जाओगे, तो जो आप 300 रुपये दोगे वो 6 महीने तक बैंक के अंदर रहेगा, ठीक है। फिर जब आप बेटा 8वीं बार जाओगे, 8th मंथ में 300 रुपये फिर पहुंच गया, तो जो वो पैसा बैंक में रहेगा 300 रुपये वो कितना रहेगा, 5 मंथ्स तक रहेगा, ठीक है। फिर आप 9th मंथ में जब पहुंचोगे तो जो आप 300 रुपये दोगे उसको वो 4 महीने तक बैंक में रहेगा। फिर जब 10th महीने में आप पहुंचोगे तो जो आप 300 रुपये दोगे उसको वो 3 महीने तक बैंक के अंदर रहेगा। फिर आप 11वें महीने में जब पहुंचोगे तो आप 300 रुपये उसको दोगे, वो क्या होगा, वो 2 मंथ्स तक रहेगा उसके पास। उसके बाद आप 12th मंथ में पहुंचोगे, मतलब मान लो अगर आपने जनवरी में शुरू किया तो आप दिसंबर महीने में जब 300 रुपये लेके जाओगे तो वो बेटा सिर्फ 1 महीने के लिए बैंक के अंदर रहेगा। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसी को हम लोग रिकरिंग कॉन्सेप्ट या रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। देखो ना बेटा क्या हुआ, फर्स्ट मंथ वाला पैसा 12 महीने रहा, जब मान लो जनवरी शुरू किया था, है ना, तो जनवरी में पैसा दिया वो 12 महीने रहा अकाउंट के अंदर, जो फरवरी में दिया वो 11 महीने रहा, जो मार्च में दिया वो 10 महीने, ऐसे करते करते जो दिसंबर में पैसा दिया आपने वो सिर्फ और सिर्फ 1 महीने तक ही कहाँ रहेगा, बैंक के अंदर रहेगा। मतलब इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1 महीने का मिलेगा, इसमें 2 महीने का, इस वाले में 3 का, इसमें 4 का, इसमें 5 का, ये कॉन्सेप्ट लगता है। अब यहीं से जो फॉर्मूला आया है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो बेटा क्या आएगा, 300 300 का कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 12 बार मल्टीप्लाई हो रहा है कि नहीं, 300 300 तो 12 बार मल्टीप्लाई 12 महीने के लिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपका क्या आ रहा है, एक तरीके से मैं चलो अलग से लिख देता हूँ, ये तरीके से क्या है, ये 300 कॉमन में ले लूँ अगर, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस ऐसे से करते करते कहाँ तक पहुँचेगा, 1 तक, ठीक है। तो एक तरीके से आप देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये 300 क्या है, यही तो प्रिंसिपल था हमारा, यही क्या था, प्रिंसिपल था, मल्टीप्लाई है, ये महीने टाइम है जो कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 12 से लेकर के 1 तक जा रहे हैं। और एक फॉर्मूला होता है, जब कभी हम लोग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे ऐसे ऐड करते हैं लगातार, तो उसका जो सम का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि इंटरेस्ट के फॉर्मूले में n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 कहाँ से आ गया, और यहाँ के लिए n की वैल्यू क्या है, 12 है, ठीक है। उसके बाद जो रेट था आपका वो एज इट आ गया था, उसके बाद आपका 100 तो होता ही है उसमें, और क्योंकि साल को महीने में निकालना है रेट को, तो अपॉन में 12 कर दिया था। तो देखो आपका इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो गया, डिराइव हो गया। समझ पा रहे हैं आप, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से इसका, ठीक है। आई थिंक अब आप क्लियर समझ गए होंगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट आया है इसका
इंटरेस्ट का उसका फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है। एक बार मैं फिर से इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने, इसको रब कर दूँ, ठीक है। लेट मी कंप्लीट इट। अब फिर से लिख देता हूँ जो आपको लर्न करना है, ये आपको अगली क्लास में जब आप आएंगे तो आप क्या करके आएंगे, लर्न करके आएंगे, ठीक है। आप क्या करके आएंगे, इसको लर्न करके आएंगे, ठीक है। क्या लर्न करके आएंगे बेटा, पहला तो जो इंटरेस्ट होता है दैट इज इक्वल्स टू, क्या मैंने बताया था अभी, P इंटू n+1 इंटू r अपॉन 2400। फॉर्मूला तो 2 इंटू 100 इंटू 12 नीचे होता है, बट आपको डायरेक्टली ऐसे याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या याद करके आना है आपको, मैच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल्स टू P इंटू n प्लस i, ठीक है। तो पूरे के पूरे चैप्टर में इन दो फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूला यूज नहीं होगा और आप सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या कर पाओगे, इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला याद करना है, पहले इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू P इंटू n+1 इंटू r अपॉन 2400, जहां पे बेटा n क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइम है और किस में होगा, ये मंथ में होगा, ठीक है। जो r है वो क्या है, रेट है, जो क्या होगा परसेंट में होगा, पर एनम में होगा। P क्या है, मनी डिपॉजिटेड एवरी मंथ, मनी डिपॉजिटेड एवरी मंथ, जिसको हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ भी वही बात है, P क्या हर महीने जमा करने वाला पैसा, N क्या है नंबर ऑफ मंथ्स, और I क्या वो इंटरेस्ट जो यहाँ से आपने क्या किया है, कैलकुलेट किया है, ठीक है। सो दैट इज ऑल, ठीक है। आज के लिए हम लोग इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ये बेसिक्स हैं, आपको याद करके आने हैं, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को समझ के आना है अगली क्लास में, ताकि जब अगली क्लास में मैं आपको क्या सिखाऊं, कॉन्सेप्ट सिखाऊं, तो उसमें कोई आपको प्रॉब्लम ना, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। सब लोग अपना कॉपी में नोट्स कंप्लीट करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू। स्टॉप करिए।